डियर स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पहले पढ़ चुके थे यहाँ से लेकर, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। पहला आपका पर्णहरित के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, तो इससे आगे हम जो रहेगा आपका इम्पोर्टेंट जो रहेगा आपको बताते चलेंगे। दूसरा में आपका देखिए कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। क्या है? पहला आपका पर्णहरित था और दूसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आज पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए कि इस वीडियो को अच्छा से आप लोग वॉच कीजिएगा, फुला यानी पूरा आप लोग वॉच कीजिएगा। उसके बाद आपको समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। प्रकाश संश्लेषण से पौधों में, देखिए प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, पौधा कार्बन, यहाँ तक देखें प्रकाश संश्लेषण में पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। चलिए इसको समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होता है तो पौधा जो है ना CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ग्रहण कर और ऑक्सीजन में बदल कर वह छोड़ देते हैं, जो कि मनुष्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मनुष्य के लिए ऑक्सीजन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक समझ चुके हैं। तो आगे देखते हैं कि इस आवश्यक CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं। तो पौधा जो CO2 प्राप्त कहाँ से करता है? वो अपने वातावरण यानी वायुमंडल से प्राप्त करता है। ठीक है, और आगे देखें तो CO2 का सबसे बड़ा भंडार वायुमंडल है। इसका कहने का मतलब है कि CO2 जहाँ है, CO2 का सबसे बड़ा भंडार क्या है? वायुमंडल है, जो सभी गैसें उसमें उपलब्ध होते हैं। क्या सही बात है? चलिए आगे देखते हैं। परंतु वायुमंडल में इसके अलावा और भी अन्य अलग अलग मात्रा में गैस मौजूद होती है। और वायुमंडल में देखें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत, जैसे कि यहाँ देखिए कि वायुमंडल में समान रूप से CO2 0.03% अर्थात 10,000 भाग में 3 भाग जो है कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। इसके अलावा लकड़ी, कोयला, ईंधनों के जलने से, जीवाणुओं के द्वारा अपघटन से, श्वसन क्रिया आदि से CO2 वायुमंडल में मुक्त होता है। यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि लकड़ी जलाने पर, कोयला, ईंधन ये सब जलने पर भी CO2 का जो है मुक्त अपघटन होकर उसका निर्माण होता है। तो आगे आपका है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक CO2, ये तो सभी जानते हैं, ये कार्यकलाप है, इसीलिए हम इसको आप नहीं बता रहे हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका देखिए तीसरा में आपका हो गया जल। चलिए इसको भी बारीकी से समझते हैं और अच्छी तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट से समझेंगे। जल क्या है? जल का आणविक सूत्र होता है H2O। ठीक है, H2O होता है। देखिए पौधा अपने भोजन का अधिकतर भाग जल से प्राप्त करता है। ठीक है, तथा जल के कारण ही उसमें वृद्धि होती है। यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि पौधा अपने भोजन का अधिकतर भाग जो है जल से ही प्राप्त करता है और उसमें जो है जल के कारण ही उसका वृद्धि जो है संभव हो पाती है। और आगे देखते हैं तो प्रकाश संश्लेषण के लिए यह अनिवार्य घटक है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो है ना जल बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। यानी उसमें पदार्थ जो घटक है बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे किसी एक सरल प्रयोग द्वारा जल का अनिवार्यता को दर्शाना कठिन है। नियमित रूप से अगर पौधा को जल ना मिले तो वो मर जाते हैं, लेकिन अन्य कारणों से भी मर सकता है, यानी अन्य कारणों से भी हो सकता है। इसलिए किसान अपने खेतों में लगी फसलों को नियमित सिंचाई करते हैं। यानी इसके कहने का मतलब हुआ कि अगर पौधा को जल नहीं देंगे तो वह मर भी सकता है। इसीलिए जो किसान है अपने पौधा को क्या करता है? जल हमेशा देते रहता है, नियमित सिंचाई करते रहता है कि उसका पौधा मरे नहीं। चलिए आगे देखते हैं। यह इसलिए आवश्यक है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को नियमित रूप से जल उपलब्ध हो। पौधों अपनी जड़ों द्वारा भूमि से जल और साथ साथ उसमें घुलित लवण जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा इत्यादि के यौगिकों का अवशोषण करते हैं। ठीक है, यानी पौधा जो जल है भूमि से अपने जड़ में जो है लेता है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे जो खनिज लवण भी होता है
का अवशोषण करते हैं। नाइट्रोजन से प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों का संश्लेषण होता है। जड़ों द्वारा ग्रहण किया गया जल जाइलम ऊतक द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचता है। हम लोग जाइलम के बारे में जो है पढ़े थे क्लास 9th में। जल का जो है परिवहन करता है तो कौन करता है, तो जाइलम करता है। क्या है, जाइलम हो जाएगा आपका। जाइलम सभी जो है हिस्सों में ले जाता है जल को। अब चौथा और लास्ट है आपका सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश को देखते हैं तो देखिए यहाँ से आपका प्रयोग द्वारा यह साबित हुआ कि हरे पेड़ पौधे केवल सूर्य के प्रकाश में ही कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करता है। यानी हम लोग जो पढ़े थे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग, तो हरे पेड़ पौधा जो है सूर्य की प्रकाश में ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध कर पाता है। अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती क्योंकि सूर्य की रोशनी इस क्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। हरित पौधों में पाए जाने वाला हरित लवक में मौजूद क्लोरोफिल ही सूर्य प्रकाश में मौजूद सौर ऊर्जा यानी विकिरण ऊर्जा का ट्रैप या विपास कर सकते हैं और उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलकर संश्लेषित ग्लूकोज के अणुओं में इसका समावेश करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, चलिए इसको देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि के बारे में। यहाँ से देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, प्रकाश संश्लेषण की कैसे क्रिया होता है। देखिए यहाँ से आपको कि प्रकाश संश्लेषण की जटिल क्रिया में यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पेड़ पौधा जो है पेड़ पौधे विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। आपका एग्जाम में आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सा ऊर्जा जो है परिवर्तित होकर रासायनिक ऊर्जा में आता है, तो विकिरण ऊर्जा। जब सूर्य का प्रकाश हरी पत्तियों पर पड़ता है तब क्लोरोफिल विकिरण ऊर्जा का अवशोषण करता है तथा इस ऊर्जा द्वारा हरी पत्तियों में उपस्थित जल दो भागों अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है। इनमें ऑक्सीजन स्टोमाटा द्वारा बाहर निकलकर वायुमंडल में मिल जाता है और स्टोमाटा के द्वारा जो है ऑक्सीजन निकल जाता है बाहर और वायुमंडल में मिल जाता है। हाइड्रोकार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ग्लूकोज बनता है और जब यह जाता है हाइड्रोकार्बन डाइऑक्साइड के पास तो वह ग्लूकोज का निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण की पूर्ण क्रिया विधि में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन प्रकाश जल को विभक्त करने में यानी जल का प्रकाशिक अपघटन के लिए, यहाँ से देखिए आगे, जल का प्रकाशिक अपघटन के लिए आवश्यक प्रकाश संश्लेषण इस प्रथम चरण को प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये जो चरण आपको पढ़े थे इसको कहते हैं लाइट रिएक्शन यानी प्रकाश अभिक्रिया। इसके बाद की प्रतिक्रिया जिसमें प्रकाश अभिक्रिया उत्पाद CO2 के अपचयन में काम आता है और जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज बनता है। प्रकाश तथा अंधकार में समान रूप से चलता रहता है। ठीक है, समान रूप से रहता है। प्रकाश संश्लेषण की इस द्वितीय चरण को प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। यह चरण अप्रकाशिक अभिक्रिया इसलिए नहीं कहलाता क्योंकि यह अंधकार में होता है या इसमें प्रकाश की अनुपस्थिति आवश्यक है, अपितु प्रकाश होने या ना होने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण। पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण, यानी हम लोग पौधों में पोषण के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं यानी मानव हो गया, ये सब पेड़ पौधा में आपका नहीं आएगा, इसमें जंतु सिर्फ आएगा जानवर। चलिए जंतु में पोषण पढ़ते हैं। जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, अर्थात जंतु जो है परपोषी। जंतु क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, जो इनके लक्षण हैं। परपोषी जंतु मृतजीवी, परजीवी या प्राणी संपोषी हो सकते हैं। चलिए आगे की ओर देखें तो यहाँ पर से देखिए आप लोग कि विभिन्न प्रकार के प्राणी संपोषी जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। जैसे पहला आपका पढ़ेंगे अमीबा। अमीबा के बारे में पहला आएगा आपका
देखिए अमीबा क्या है कि अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनकर आया कि अमीबा एक कैसी जीव है, तो प्राणी संपोषी। यह मृदु जलीय, एक कोशिकीय तथा और निश्चित आकार का प्राणी है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया कि यह जो है मृदु जल यानी गंदे पानी में रहते हैं और एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार कुटपाद के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता है। यानी इसका जो अमीबा का मान लीजिए इस तरह आकार होता है और इसका आकार हमेशा बदलते रहता है। और किसके द्वारा, तो कुटपाद के द्वारा। कुटपाद के कारण ही जो इसका आकार होता है हमेशा चेंज होते रहता है। आगे देखें तो इसके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती है। यह अपने कुटपाद की मदद से भोजन करता है। यानी आपका एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आता है कि अमीबा में किस विधि के द्वारा भोजन ग्रहण करता है, तो आपका आंसर में आएगा कुटपाद। ये आपका एग्जाम में हमेशा आता है, हर साल आता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़ों, बैक्टीरिया, डायटम, अन्य छोटे छोटे एकोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे टुकड़े इत्यादि है। यानी ये सब इसका क्या है, भोजन है। अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। आगे देखें तो अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए मुख जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, बल्कि यह शरीर की सतह के किसी भी स्थान से हो सकता है। यानी कि अमीबा में पोषण है किसी भी विधि द्वारा, विधि तो नहीं कर पाएंगे लेकिन उसका जो है किसी भी स्थान से वह अपना कर सकता है, क्योंकि वह जो कुटपाद बना लेता है और इसमें कभी इधर से भी खा सकता है भोजन को, कभी इधर से, कभी जिस तरह मन करता है उस तरह अपने भोजन को अपने अंदर कर लेता है। भोजन का यानी भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप होता है तब अमीबा भोजन के चारों ओर कुटपाद का निर्माण करता है और कुटपाद जो है तेजी से बढ़ते हैं और भोजन को पूरी तरह घेर लेते हैं। धीरे धीरे कुटपादों के सिरे तथा फिर पार्श्व आपस में जुड़ जाता है। इस तरह एक भोजन रसधानी का निर्माण होता है जिससे भोजन के साथ जल भी होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं अमीबा के बारे में। देखिए अमीबा का भोजन जो है, देखिए आप लोग अच्छा से देखिए 1.6 चित्र में अमीबा का भोजन अंतर्ग्रहण। देखिए यह भोजन जैसे मान लिया आपका यह कुटपाद बना लेता है, उसके बाद देखिए चारों बगल से इसको घेरा हुआ है और उसमें जो है भोजन को अपने अंदर कर लेता है। जैसे यहाँ भोजन रसदानी देखिए यहाँ पर है। ठीक है, अमीबा का पाचन भोजन रसदानी से ही एंजाइम के द्वारा होता है। पचा हुआ भोजन रसदानी से निकलकर कोशिका द्रव्य में पहुँच जाता है, वहाँ से फिर समूचे शरीर में वितरित हो जाता है यानी फैल जाता है। अमीबा में अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए निश्चित स्थान नहीं होता है। शरीर का सतह से किसी भाग में एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है जिससे वह अपचा भोजन जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, देखिए ये अमीबा का पोषण। देखिए एक अन्य प्राणी समभोजी एकोशिकीय जीव जो पैरामेसियम अमीबा की भांति मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। अमीबा की तरह जो है पैरामेसियम भी मृदु जल में रहता है यानी गंदे पानी में रहता है। ठीक है, परंतु इसका आकार निश्चित होता है। उसका आकार निश्चित नहीं था, अमीबा का आकार निश्चित नहीं था, लेकिन पैरामेसियम का जो आकार है निश्चित है। इसका प्रचलन अंगक सिलिया से ढका होता है। पैरामेसियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है जो कोशिका मुख या साइटोसोम कहलाता है। सिलिया में लगातार होने वाली गति भोजन कणों को कोशिका मुख की ओर ले जाता है। ठीक है, यहाँ तक देख चुके हम लोग पैरामेसियम के बारे में। अब हम अगला पढ़ेंगे अगली वीडियो में मनुष्य का पाचन तंत्र। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो लेक्चर नंबर वीडियो 4 में आप लोग इसका मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे।